हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले हमने सीखा था हाउ टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करना सीखा था और आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसका बहुत ही बेनिफिट है। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, या तो रो में बना के या कॉलम में बना के। जैसे कि मैंने एक्सपेंड करते वक्त बताया था, जिस भी रो में ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज हो आप उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो फटाफट से डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो सेम फॉर्म हम यहाँ पर भी करने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। अगर डिटर्मिनेंट में जीरोज नहीं है तो हम मैक्सिमम फॉर्म कर सकते हैं। तो आज देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज जो कि डिटर्मिनेंट्स में यूज होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1, जो कि कहती है the value of the determinant remains unchanged if its rows or column are interchanged। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट है, वो उसकी जो वैल्यू आने वाली है, डिटर्मिनेंट किस पर बेस्ड है, एक नंबर कोई वैल्यू मिलती है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, रियल या कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी अगर हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें। तो यही था हमारा प्रॉपर्टी 1। तो देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को। मैंने बताया था डिटर्मिनेंट को ऐसे भी करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हम ऐसे भी ट्राइंगल की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट शो करने का तरीका। सपोज एक डेल्टा करके हम डिटर्मिनेंट को शो कर रहे हैं, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डिटर्मिनेंट है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट बोलती है इसका आंसर जो भी आने वाला है, कोई भी आंसर है, तो एक डिटर्मिनेंट में डेल्टा 1 ले रही हूं, जो कि कैसे होगा, इंटरचेंज रो बाय कॉलम। रो को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, कॉलम में। तो दैट विल बिकम 4 5 6 7 8 9। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो नया डिटर्मिनेंट है जिसको मैंने अलग नेम से शो किया है, वो अलग इसलिए शो किया है कि एकदम से हम नहीं कह सकते। अभी हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये भी वैल्यू सेम आई है, जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उसके रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, या फिर कह सकते हैं कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दें। तो यहां से आप लोग सॉल्व करके देखेगा तो ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। और इसके हमने देखा था रो और कॉलम मैट्रिसेस में क्या होता था, ट्रांसपोज होता था। तो यहां से एक रिजल्ट और निकल के आता है। अगर ये ए मैट्रिक्स है, सपोज ये मैट्रिक्स होती ए मैट्रिक्स, तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वही ए के ट्रांसपोज का भी होगा। तो यही चीज तो है, हमने यहाँ पर क्या किया, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिए होते, अगर ये मैट्रिक्स भी दिए होते और हम इसका ट्रांसपोज करते और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालते, तो ए का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल किसके आएगा, उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। तो होप सो ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो ये थी प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो प्रॉपर्टी 2 कहती है हमारे पास, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस मतलब अभी तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में किया था, हमने सारी रोज को कॉलम में चेंज किया था और हमने देखा यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट हैव नो चेंजेस, मतलब कि दोनों की वैल्यू ही सेम आई हमारी, जिससे हमने ये रिजल्ट बोला कि दोनों ही डिटर्मिनेंट इक्वल है। और अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में होते तो हम लिख सकते थे ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है अगर किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज किया जाए, मतलब रोज को इंटरचेंज करना हमने सीखा था, और या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, या पहला नेगेटिव है तो जब इंटरचेंज होने के बाद आया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट को हम शो कर रहे हैं कैसे, ट्रायंगल से। सपोज 1 2 2 1
ये डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू, हमने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 4 इंटू 2 6 माइनस 6, तो ये भी 0 हो गया है हमारा। नेक्स्ट हम करें फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड, क्योंकि इसमें एक 0 दिख रहा है तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इजी रहेगा, तो फर्स्ट के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो ये फिर आएगा -1 इंटू, अब ये कर फर्स्ट सेकेंड रो के अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग जब करेंगे तो ये सेकेंड रो कट, और ये तभी कॉमन एलिमेंट ये वाला आएगा, तो इनको कट करने के बाद बचेगा 2 2 1 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 2, देन नेक्स्ट विल बी 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी 0 हो गया है, तो 0 4 माइनस 2 विल बी 2, तो ये आ गया -2, आंसर इज -2। तो ये प्रॉपर्टी कहती है अगर किन्हीं दो रो, तो हम पहले रो को इंटरचेंज करते हैं, हम लगाने जा रहे हैं रो 1 इंटरचेंज रो 2, रो 1 को इंटरचेंज करते हैं रो 2 से, तो देखते हैं डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो रो 1 रो 2 को इंटरचेंज करके देखते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इसको मैं डिटर्मिनेंट 1 से लिख रही हूँ क्योंकि चेंज हो रहा है डिटर्मिनेंट, तो देखते क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हो जाएगा 1 4 6 पहले फर्स्ट रो में, देन 1 2 2, देन 0 1 2, फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इसको कट करने के बाद 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, देन -1, ये वाला टर्म कट करेंगे तो 6 माइनस 6, दैट विल बी 0, और थर्ड इज ऑल्सो 0, तो इस बार देखा हमने 4 माइनस 2 विल बी 2, तो हमने देखा इसका आंसर था -2, ये वाला है 2, तो हम कह सकते हैं डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ ट्राइंगल 1 कितना आ गया, पहले ये जो चेंज होने के बाद डिटर्मिनेंट आया है ट्राइंगल 1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि हमें ये वाला गिवन था। तो हमने देखा दोनों में कितना डिफरेंस रहा, सिर्फ साइन का। सिमिलरली वी कैन चेक कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करके देख लो, ये वाला आप खुद करके देखना, तो भी हम देखेंगे अगर इसका -2 है तो उसका आ जाएगा 2। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी, होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी थर्ड, जो कि कहती है इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे सिमिलर रो है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो वैल्यू क्या होगी उस डिटर्मिनेंट की 0। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है लाइक एस 1 2 3 2 4 8 एंड देन 1 2 3, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास दिस रो 1 इज सेम एज रो 3, देखिए हम रो 1 एंड रो 3 इज सेम, तो जब ये सेम है हमारे पास वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हमें अब पूरा फाइंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते ही बोल सकते हैं अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि 2 1 3 लिखा हुआ है तो वही वाले एलिमेंट्स नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इससे ये एलिमेंट एज इट इज मैच करते हैं रो। सिमिलरली अगर कोई कॉलम ऐसे मैच करे तो हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिकल रोज, क्योंकि रो 1 रो 2 रो 3 इज आइडेंटिकल रो 1 एंड रो 3, दैट्स व्हाई दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हमें फाइंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा 0। तो ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। मतलब वो कह रहा है अगर हमारे पास सपोज ऐसा ही कोई डिटर्मिनेंट है, तो अगर इसमें हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें किसी रो में
या फिर किसी कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट पे कितना फर्क पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट जो होगा उसमें भी k की वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 2 3 2 3 4 देन 5 5 1 एज सच कोई भी डिटर्मिनेंट ले लिया, निकाल के देखते हैं अब हम इसको कितना आता है, सॉल्व करके देखते हैं या फिर थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको, 0 ले लेते हुए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो फर्स्ट कॉलम के अलावा मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, अगर एक्सपेंड करेंगे तो दैट विल बी 1 into 3 minus 5 into 4 will be 20, then minus 2, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, -2 ये कट करोगे तो 2 minus 5 into 3 will be 15, देन 0 वाला करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं कितना आता है इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद। 3 minus 20 will be -17, then this is 2 minus 15 that will be -13, तो प्लस का 2 into 13 हो जाएगा, तो क्योंकि माइनस इधर से भी आएगा तो 13 into 2 will be 26 minus 17, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 बचेंगे, तो अभी ये होगा 9, तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अब वो बोल रहे हैं अगर इसकी रो में या किसी कॉलम में किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो, किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर किसी नंबर कांस्टेंट में नंबर्स भी आगे, लाइक अगर हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी किसी एक रो में, या फिर 3 की मल्टीप्लाई कर दी, सपोज करते हैं हम कि इस रो में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर 3 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। हमने क्या किया, रो 1 में चेंज किया 3r1, मतलब 3r1 कर दिया, तो 3r1 करने से डिटर्मिनेंट कैसा चेंज हो जाएगा, मैं अलग नेम से लिख रही हूँ डिटर्मिनेंट 1 करके, तो ये हो जाएगा 3 into 2 will be 6, 3 into 3 will be 9, और बाकी के सेम 2 3 4 0 5 1। अब इसका डिटर्मिनेंट चेक करके देखते हैं कितना आता है, तो दैट विल बी 3 into, कट करेंगे तो 3 minus 20, देन फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करो क्योंकि एक 0 दिख रहा है मुझे, -2 into, कट करेंगे तो 6 minus 9 into 5 will be 45 and then 0, ओके। तो ये कितना आएगा, 3 into -17 -2 into -45, तो ये कितना हो जाएगा, 6 minus 45 will be -39। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। अगर देखो यहां से हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो ये बचेगा -17 -2 into 13 into 3 होता है ना, तो सॉरी 13 into 3, तो 13 बचेगा, 13 into 3 is 39, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 3 into -17, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये हो जाएगा -17 26। तो देखो ऐसे ही कुछ वैल्यू आ गई है जिसको हमने 9 लिखा था, तो 3 into 9, तो देखो कितना डिफरेंस पड़ा। इसका डिटर्मिनेंट अगर 9 था तो ये 3 into 9 आया, क्योंकि हमने इसके एक रो में किसकी मल्टीप्लाई की थी, 3 की मल्टीप्लाई की थी, तो उसका चेंज क्या देखने को मिला कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी वो भी किससे मल्टीप्लाई हो गई, 3 से। तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 into डेल्टा। ये रिजल्ट मिला ना हमें, इसका डिटर्मिनेंट कितना मिला, ट्रिपल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो ऐसा सिर्फ रो के साथ ही नहीं है, अगर हम किसी कॉलम में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट में कितना चेंज आएगा, सेम डिटर्मिनेंट आएगा, बस उसमें उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और करना चाहूंगी, उससे पहले प्लीज नोट डाउन। तो अभी हमने देखा, हमने सॉल्व किया ये डिटर्मिनेंट और उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, 9 मिली। तो अभी हमने एक रो में मल्टीप्लाई किया तो 3 की मल्टीप्लाई अभी जैसे किया था रो 1 में हमने किसकी मल्टीप्लाई की, 3 की मल्टीप्लाई की, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी 3 की मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अगर हम 2 रो में या 2 कॉलम में मल्टीप्लाई कर दे तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज मैंने फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, अब सपोज करो ये मैट्रिक्स है या फिर
अगर एक ए मैट्रिक्स यही दी होती 1 2 3 2 3 4 0 5 1, तो हमें ये डिफरेंस देखना है कि क्या होने वाला है। अब मैं बोलती ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट मतलब यही वाला डिटर्मिनेंट 1 2 3 2 3 4 0 5 1। इसका डिटर्मिनेंट अभी हमने सॉल्व कर रखा है, 9 ही आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती 3a, यहां से अगर मैं निकालती यही, इसी को मैं एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ, अगर मैं इसमें 3a कर देती, यहां से 3a होता तो किसमें, देखो मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होती थी तो एवरी एलिमेंट में होती थी, मतलब जितनी रोज है सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती थी उस 3 की। लेकिन डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, किसी एक स्पेशल रो में या किसी एक स्पेशल कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस मैं बताने जा रही हूँ। तो 3 की मल्टीप्लाई की हमने तो कितना आया, 3 6 9 6 9 12 0 15 3, तो ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। अब 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट, तो 3 6 9 6 9 12 0 15 3, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं। तो अब वही फर्स्ट कॉलम के अलावा मैं एक्सपेंड कर रही हूँ जैसा कि करती आ रही थी अभी तक। 3 इंटू कट करोगे 9 इंटू 3 27, and this will be 15 into 12, then minus का 6 into जब करोगे 6 into 3 will be 18, 15 into 9, that will be 15 into 9, और जीरो वाले को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कितना आता है, 3 इंटू, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप करके देखना। जब इसका सॉल्यूशन आएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 3 का क्यूब इंटू 9, इसको सॉल्व करके देखना, ये आने वाला है आंसर। मैंने डायरेक्ट लिखा है और ये ट्रिक आने वाली है, अभी ट्रिक वाली वीडियो में मैं जरूर करूंगी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अभी जो मैंने प्रीवियस कराया था उसमें बस मैंने जब मल्टीप्लाई की थी डिटर्मिनेंट में तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई की थी, तो हमारा आंसर 9 इंटू 3 हो गया था। अगर मैं 2 रो में मल्टीप्लाई कर देती तो 3 का स्क्वायर इंटू 9 हो जाता। अगर मैं 3 रो में मल्टीप्लाई कर देती 3 की तो वो 3 क्यूब इंटू 9 हो जाता, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। देखो 3a मैट्रिक्स में क्योंकि हर एक एलिमेंट में हो गई, तो कहने का मतलब फर्स्ट रो में भी 3 की मल्टीप्लाई, सेकेंड रो में भी 3 की मल्टीप्लाई, थर्ड रो में भी 3 की मल्टीप्लाई। अब कैलकुलेट आप कर सकते हो, और आंसर भी मैंने बता दी थी कितना आने वाला है, दैट विल बी 3 का क्यूब इंटू 9। 3 का क्यूब, क्योंकि एक 3 यहाँ से इसका वाला, एक 3 सेकेंड रो वाला, एक 3 थर्ड रो वाला, तो 3 का क्यूब और बाकी सेम वही डिटर्मिनेंट। तो जितनी रो में मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट का तो उतनी टाइम्स कांस्टेंट कॉमन आएगा। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस, क्योंकि मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है और डिटर्मिनेंट में किसी स्पेसिफिक रो या किसी स्पेसिफिक कॉलम। प्लीज मेक अ नोट। प्रॉपर्टी 5th आती है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, मतलब पहले इतना ही देखते हैं, यानी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को हम देखें और वो किन्हीं और टर्म के साथ सम हो रखा हो, सम किसी एक टर्म के साथ स्पेसिफिकली वो सम में ऐड है, मतलब कि कुछ टर्म्स ऐड है किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम में, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। तो हम उस डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक कर देंगे, 2 और मोर में। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1 का। तो ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम कैसे है, जो कि ऐड है कुछ कुछ उसमें। फर्स्ट
फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में भी कुछ ऐड है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो कुछ कुछ ऐड है। तो हम इसको टू डिटर्मिनेंट्स में कैसे ब्रेक करेंगे? हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, एक्स वाई जेड एज इट इज, ये भी एज इट इज ए बी सी। एक बार फर्स्ट वाली टर्म्स सारी लेके, दैट विल बी एक्स वाई जेड, देन प्लस अगेन ये दोनों रिपीटेड होंगी हमारी, एक्स वाई जेड ए बी सी एंड देन ए बी सी। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने उसको इससे डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपोज करो ये तो इतना था टू टर्म में एक्सप्रेस, और कैसे मोर एक्सप्रेस कर सकते हैं? सपोज करो इनमें सब में 1 ऐड होता, इसमें 2 ऐड होता, इसमें 3 ऐड होता, 1 2 3 और ऐड होता, तो हम एक और टर्म लिख लेते। ये दो कॉलम सेम होते हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड ए बी सी, और बस क्या आ जाता है इधर 1 2 3। तो जितनी टर्म ऐड है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? मोर डिटर्मिनेंट्स को। तो ये था हमारे डिटर्मिनेंट, जिसमें से हम देखते हैं, आप देखो यहाँ पर दिस कॉलम इक्वल टू दिस कॉलम आइडेंटिकल, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जब दो आइडेंटिकल हमें क्या मिल जाती है, रोज या कॉलम मिल जाती है, तो दैट इज 0। सिमिलरली वी कैन फाइंड हियर कॉलम दिस वन, तो दिस इज आल्सो 0। तो हमें बस सॉल्व करना होगा ये वाला। ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, अगर ऐसी टर्म्स ऐड होगी तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि बहुत ही यूज कर चुके हैं हम मैट्रिसेस में भी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, वही है प्रॉपर्टी नंबर 6। इसीलिए मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। उसके कहने का वही मतलब है, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है हमें वो फाइंड करना है, और अगर हम उसमें क्या लगाए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाए, उससे डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने मैट्रिक्स में किया था, हम एक मैट्रिक्स को A = I ले लेते थे, तो जब इसमें हम रोज ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे सारे, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते थे? I में। तो हमने 0 बनाना सीखा था यहाँ पर, और ये कोई B मैट्रिक्स आ जाती थी, ये A, तो हम बोल देते थे A का इनवर्स क्या हो जाता है, B। तो हम ये रिजल्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने सारे ऑपरेशंस लगाए थे कि I की मल्टीप्लाई आगे करते तो रो ऑपरेशन, I की मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी कॉलम ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर हम जहां जैसे मन चाहे वैसे कर सकते हैं, मतलब रो भी लगा सकते हैं, कॉलम भी इकट्ठा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक था मैट्रिक्स में, या तो रो ऑपरेशन ही लगेंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पर हम दोनों को इकट्ठे भी लगा सकते हैं। जैसे कि डिटर्मिनेंट पे कोई चेंज नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिटर्मिनेंट में लेती हूँ 1 1 ही ले लेते हैं, एंड देन 2 3 4 9 या फिर कुछ और ले लेते हैं 4 7 4 3, एज सच कोई भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने इसको 0 बनाना आता है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मैंने बताया था डिटर्मिनेंट को आप चाहे तो ऐसे ही एक्सपेंड करो, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टीज यूज करके अगर हम 2 0 बना दें, जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा था मैट्रिसेस में, अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो बस एक ही टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा हमको। पूरा एक्सपेंड करने में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बस हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों 0 बना के। तो यहाँ पर हम यूज करके देख रहे हैं कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी कि ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। हम एक तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं, और फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के डिटर्मिनेंट चेक करते हैं क्या कोई चेंजेस हुआ या दोनों ही डिटर्मिनेंट सेम आते हैं। तो देखते हैं पहले एज इट इज करता है। तो 1 इंटू, मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ, 1 इंटू 12 माइनस 28 माइनस 1 फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग कर रही हूँ क्योंकि मैं -1 कट करोगे तो 2 into 3 will be 6, 4 into 3 will be 12, then plus 1 into कितना आ जाएगा 7 into 2 40, then 12। तो देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है यहाँ पर, 12 minus 28 16, तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। देन माइनस की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, एंड
14 माइनस 12 विल बी +2। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दैट इज -10 + 2 विल बी इक्वल टू -8। तो ये तो हमारा आ गया, हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। अब हम रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के क्या बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम नेक्स्ट यही डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, लेकिन इन दोनों को 0 बना के बाय रो ऑपरेशन। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो पहला 1 2 3, तो मैं ऑपरेशन लगाने जा रही हूँ। सबसे पहला ऑपरेशन लगा रही हूँ, R2 goes to, इसको 0 बनाना है, तो R2 - R1, R2 - R1, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो R2 में चेंजेस कर रही हूँ, ऐसे ही करते थे ना। तो इसको चेंज करेंगे तो दैट विल बिकम 0, 4 - 2 विल बी 2, 7 - 3 विल बी 4। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं R3 में ऑपरेशन लगाऊंगी सेम, R3 - R1, तो उससे देखते क्या फर्क पड़ेगा। 4 - 2 विल बी 2, देन दिस इज, तो ये आ गया है हमारा डिटर्मिनेंट। अब इजीली 1 के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं। फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो 2 के अलोंग तो करना ही नहीं है, बस 1 के अलोंग ही करना है। तो 1 × 0 - 8, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे दैट इज ऑल्सो -8। तो देखा ये कितना सिंप्लीफाइड हो गया था, और जबकि उसमें हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, पूरा एक्सपेंड करना पड़ा, और इसमें थोड़े से ही एक्सपेंड से बस ऑपरेशंस लगाए हमने, और हमारा देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। होप सो प्रॉपर्टी 6 समझ में आई होगी। प्लीज मेक अ नोट। वैसे तो प्रॉपर्टीज हमारी फिनिश होती है, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं वो जरूर कराना चाहूंगी जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज करके मैं दिखाऊंगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि गिवन है, इफ x y z आर डिफरेंट। तीनों हमें x y z क्या दिया है कि ये डिफर है, कुछ वैल्यूज होंगी डिफर वैल्यूज, एंड डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0। देन हमें शो करना है दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं, करते हैं, जो हमें गिवन है उसी को लेकर चलते हैं। हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, x y z, x² y² z², then 1 + x² x³ not s², 1 + x³ 1 + y³ 1 + z³। तो ये इक्वल टू हमें 0 गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसी को लेकर चलते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने क्या बताई थी, अगर किसी रो या किसी कॉलम में कुछ ऐड हो तो उसको हम 2 डिफर डिटर्मिनेंट में सेपरेट कर सकते, तो करते हैं इस वाले को, क्योंकि देखो इसका कॉलम ये क्या है, एडिशन में है। तो प्रॉपर्टी लगाते, प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि जिसको लगाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा x² y² z²। ये 2 कॉलम हमेशा सेम रहेंगे, एक बार 1 1 1 आ जाएगा, देन नेक्स्ट में ये दोनों कॉलम को फिर से सेम रखेंगे, x y z x² y² z², and that will be x³ y³ z³। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ऑलरेडी गिवन है इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं यहाँ से। अब देखो क्या इसमें से रो में से हम x कॉमन ले सकते हैं। जब हम किसी स्केलर की एक किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम स्पेसिफिकली अगर कॉमन आ रहा है तो किसी एक रो से कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी 4 जो कि मैंने बताई थी, उसमें क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन थी किसी रो या किसी कॉलम में। तो हम देख रहे हैं इसमें से x कॉमन दिख रहा है, इसमें से y कॉमन दिख रहा है, इस वाले में से z कॉमन दिख रहा है। तो लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। इसको एज इट इज रखते हैं। अभी z² 1 1 1, वैसे तो इनको भी 0 बना सकते हैं, लेकिन हम पहले इसे देखना चाहते हैं कि x y z कॉमन आने के बाद क्या टर्म्स रह जाते हैं। इसमें से x कॉमन है तो ये बन गया 1x x², y कॉमन लेने के बाद 1y y², 1z z²। तो देखो क्या ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, ये दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं बिल्कुल, लेकिन क्या चेंज है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज अगर R1 और R2 कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया जाए
तो एक्स वाई जेड पीछे 1 1 1 आगे आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज बना सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो करके देखते हैं, पहले हम करते हैं अगर कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 3, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अभी यहाँ पर लगी थी हमारी, ये सेपरेट किया हमने प्रॉपर्टी फिफ्थ से, फिर हमने कॉमन लिया प्रॉपर्टी जो कि फोर्थ मैंने बताया था कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वाला। अभी इंटरचेंजिंग वाली प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब कि किन्हीं जो कि प्रॉपर्टी सेकंड थी, किन्हीं दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करने पर क्या हो जाता है, माइनस साइन आगे आ जाता है। तो मैं एक तो इनको इंटरचेंज करूंगी, तो देखूंगी यहाँ पर तो 1 1 आ जाएगा, लेकिन एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा, जबकि एक्स वाई जेड हमें इधर चाहिए, तो इन दोनों को फिर उसके बाद इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो पहले ये वाला, फर्स्ट वी विल परफॉर्म दिस वन, फर्स्ट दिस, सेकंड हम लगाएंगे कौन सा वाला, जब एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा तो उन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी इंटरचेंज कर देंगे, तो बिल्कुल एज इट इज मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वो हो जाएगी यहाँ पर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ में आया, 1 बाय 1 करके कर लीजिए, पहले एक प्रॉपर्टी लगाइए, देखो चेंज करके क्या होता है, फिर दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी लगाना, तो यही रिजल्ट मिलेगा। तो यहां से आता है एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विच इज कॉमन, ये दोनों सेम है, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हम ले सकते हैं। तो अगर कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा, ये सब इक्वल टू 0 चल रहा है, तो दैट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई होगा कि 1 प्लस एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट कितना 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हमें मिला ये रिजल्ट 0। अब ये रिजल्ट में चेक करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या होता है, इसको जीरोस बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी 6 भी लगा दी, एलिमेंट्री ऑपरेशन, देखो एक ही क्वेश्चन में कितना ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर करते हैं, यहाँ करके देखते हैं। इसमें अगर हम क्या बना दे 2 0, तो एक्सपेंड करने में इजी रहेगा, तो 2 0 बनाएंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि प्रॉपर्टी 6 थी, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। देन सबसे पहले मैं लगा रही हूँ R2 गोज टू R2 माइनस R1, और साथ में अगर R3 में भी लगा दूं, एक साथ लगा रही हूं मैं, R3 गोज टू R3 माइनस R1, तो ये 2 0 बन जाएंगे। साथ ही लगा रही हूँ R3 गोज टू R3 माइनस R1, तो 2 0 बनाने थे, दोनों 0 बन जाएंगे, तो देखो कितना आएगा, फर्स्ट रो नो चेंजेस 1x एक्स स्क्वायर, तो ये तो इतना ही रहेगी। अगर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, दिस इज y माइनस एक्स, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, फिर z माइनस एक्स, देन z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्सपेंड करने में बहुत ही इजी हो जाएगा जब इसको एक्सपेंड करेंगे। अब हमने देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी 6 लगा के देखी, कितनी सारी ही एक क्वेश्चन में नजर आ रही है कि हमने सारी प्रॉपर्टीज लगा ली, इससे प्रॉपर्टीज रिवीजन भी हो गई, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल बताया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे करते हैं, बस एक ही टाइम एक्सपेंड होगा क्योंकि 2 0 है, तो मैं कर रही हूँ कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं। तो जब हम करेंगे तो दैट विल बी 1 इंटू, कट करेंगे तो आएगा y माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो चल ही रहा है ना, हमारा गिवन था 0। तो हम देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब देखो y माइनस एक्स, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से ए माइनस बी ए प्लस बी, तो y माइनस एक्स कॉमन आते हुए दिख रहे हैं, y माइनस एक्स इज कॉमन, देन z स्क्वायर माइनस, सेम हम काम यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, तो z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो देखो बाकी क्या बचेगा, y माइनस एक्स ऑलरेडी कॉमन है, z माइनस एक्स निकल गया, तो यहाँ बचेगा z प्लस एक्स। बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाई है, जिसको हम a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। माइनस वाली टर्म कॉमन ले ली, प्लस वाली एज इट इज बच गई, माइनस यहाँ पे बचेगा y प्लस एक्स।
दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। इसको सॉल्व करेंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस का x माइनस का x तो बचेगा z माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी। अब देखो ये सारे प्रोडक्ट, इन 4 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो कोई ना कोई तो 0 रहा होगा। कैसे पता चलेगा? हमें शो करना था कि यही टर्म 0 होगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि यही टर्म 0 होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि यही टर्म, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हमें शो करना है यही 0 रहा होगा, तभी इन सबका मल्टीप्लाई 0 आया होगा। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से, हमें क्या गिवन है? एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। जब एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो अगर सेम में से सेम टर्म सब्ट्रैक्ट होती है तो वो 0 होती है। जब दो डिफरेंट टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी तो क्या वो कभी 0 हो सकती है? नो। तो यहाँ पर हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा, सिंस एक्स वाई जेड आर डिफरेंट विच इज गिवन। ठीक है, डिफरेंट, सो ये 3 टर्म तो 0 हो नहीं सकती। दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स वाई जेड will be equal to 0, hence the result। होप सो समझ में आया होगा, कितनी सारी प्रॉपर्टी यूज करी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज मेक अ नोट। यहाँ होती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फिनिश। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा जिसमें मोस्टली सारी ही प्रॉपर्टीज यूज हो चुकी हैं, तो अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है आप लोगों की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2। तो कीप वॉचिंग।